अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी 10 के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशगवार, बहुत खुशियों भरा हो और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी उसी तरह से ख्याल रखने की कोशिश करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल बहुत ही ज़्यादा टेंस माहौल है और बहुत ही लोग जो है परेशान हैं। लेकिन इस टेंस माहौल में अगर आप किसी से कोई अच्छी बात करते हैं या उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं तो उनके दिन भर की रूटीन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। कोशिश करें कि गुस्सा कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों के साथ शफ़क़त का रवैया बरतें, ताकि उनका भी और आपका भी सारा दिन अच्छा गुजरे। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी सोसाइटी में पॉजिटिविटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के हमारे इसी अच्छे नोट के साथ के खुद भी खुश रहने की कोशिश कीजिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। और हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के जिस तरह के पेचीदा हालात चल रहे हैं, बहुत सारे क्राइसिस हैं, तो किस तरह से हम जो है वो अपनी यूथ को मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से उनको आगे लेके चल सकते हैं ताकि उनके लिए अच्छी से अच्छी और बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है हम क्रिएट कर सकें। और हम उनके लिए कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कर सकते हैं कि उनको पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए हम जो है वो अपनी यूथ को इतना ज़्यादा मोटिवेट करें कि उनको आगे लेकर आएँ और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किस तरह से हमारी जो यूथ है वो इसका अपना अहम किरदार अदा कर सकती है। तो इसी हवाले से आज हमारे स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं मोहम्मद बिलाल डोगर, वो हमारे साथ हैं। और इसी हवाले से हम डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक खसूसी गेस्ट हैं, हमारे पास हैं निम्रा चौधरी जो यूथ मेंटोर हैं, काउंसलर हैं और रिसर्च राइटर हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से जो है वो इकदाम या स्टेप्स किए जाएँ कि हमारी यूथ जो है उनको आगे लाया जाए और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा बिलाल, पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं या कौन सी ऐसी जो है हमारे क्राइसिस हमारे यूथ को फेस करने पड़ रहे हैं कि वो पाकिस्तान को छोड़कर अब्रॉड जो है वो शिफ्ट होने की आजकल बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि कौन से मसाइल हैं? अच्छा देखें, इसके ना कुछ मुख्तलिफ पहलू हैं। अगर ज़रा कैटेगोरिकली इसके ऊपर बात करें, मसला ये है कि नौजवान बाहर जा क्यों रहा है। उसकी सबसे पहली वजह होगी मायूसी। मेरे लिए तो वो कुफर के बराबर है, बल्कि है भी हमारे दीन में। तो हमें थोड़ा उस तरफ पहले रुख करना चाहिए कि हम उसको अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं, हमारा नौजवान इतना ज़्यादा क्यों मायूस हो रहा है। तो उसके अंदर आपके आगे सबसे पहले अपब्रिंगिंग। हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कुछ नहीं सिखा रहे, माजरत के साथ बड़ी ओपनली। हमारे भी उस्ताद हैं, वो हम उनका एहतराम करते हैं। दूसरी जगह चले जाए तो आपका घर, जो आपकी वालदा है, आपके पेरेंट्स हैं, वो गोद नहीं, आज वो दरसगाह नहीं बन रही जहाँ से बढ़ते हैं। आपका बच्चा, मैंने प्रोग्राम किया गुज़िश्ता रोज़, तो मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग जवाब मिला जो कि मेरे लिए भी एक, क्योंकि हम सीख रहे होते हैं साथ। तो उन्होंने कहा 25 साल में तो बच्चों की अपब्रिंगिंग शुरू होती है। जब बच्चे को ट्रेनिंग 16-17 साल में मुकम्मल होगी तो 18 साल में अपने आप बोझ उठाने के काबिल हो जाएगा। यहाँ बच्चा 25 साल का लाडला होता है। तो जो बच्चा 25 साल का लाडला होना, जब उसे ये पता चलना है कि अब घर के हालात बड़े तंग हो गए हैं तो मैंने कुछ कमाना है, तो उसे पता चलता है, वो फिर पंजाबी में कहते हैं ना, करके खानी बड़ी औखी है। तो फिर करके खानी बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके लिए। फिर वो कहते हैं हम यहाँ से स्किप कर लें। मैं माजरत के साथ, मैं खुद एक्सपीरियंस किया, लोगों को आंखों से देखा है, कॉल्स उनकी सुनी है। हमें किसी होटल पर बैरा लगवा दें, एमफिल किया हुआ है। अब हमारे बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नॉट अ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन जिसे हम कहते हैं वो लोग हैं जो वापस नहीं आना चाहते। अब बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ है मेरे साथ, मैं ब्रेन ड्रेन के खिलाफ हूं। मैं उस पढ़ने जाने वाले नौजवानों के खिलाफ नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान का सरमाया है। हमें एक्सपोजर होना चाहिए दुनिया के साथ कि दुनिया कैसे चल रही है, हमें वो आगे अडॉप्ट करके पाकिस्तान में करना चाहिए। हाँ, हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसके अंदर एक सबसे बड़ा नुकता है इनकॉम्पिटेंसी हमारी गवर्नमेंट्स की, जो गुज़िश्ता 10-12 साल 15 साल में स्पैन गुजरा है, टोटली इतना बुरा गुजरा है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और जो फैसला करने वाले लोग बैठे थे पार्लियामेंट्स के अंदर, उनको अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का याद था कि हमारा तेल पूरा नहीं हो रहा, हमारा पानी पूरा नहीं हो रहा। उन्हें यह मालूम नहीं था कि एक नौजवान तबका जो जॉब होल्डर है, जो कि इस पाकिस्तान में 25 लाख में से मोर देन 15 लाख जो है वो टैक्स होल्डर है, वो अपना टैक्स कटवा रहा है। उसको भी जरूरियात पूरी करनी है, उसकी जरूरियात पूरी करेंगे तो ही वो पाकिस्तान के लिए अपने आप को सर्व कर सकेगा। अल्टीमेटली नौजवान ही
कसूरवार नहीं है, मैं उनको तनकीद करता हूं, लेकिन वहां कहीं ना कहीं मायूसी फैलाने के अंदर गवर्नमेंट्स का कसूर है, क्योंकि कानून साज असम्बलियां होती हैं, कानून बनाने वाले वो लोग हैं जिसे उन्होंने वोट दिया है। मैंने अपना एक राइट दे दिया एक पर्सन को कि आप जाके पार्लियामेंट के अंदर मेरे लिए फैसला साजी करें, लेकिन वो फैसला साजी करने की बजाय अपनी जेब साजी कर रहा है, तो ये मेरा गुनाह नहीं है, मैं मायूस हूंगा फिर। लेकिन यकीनन नौजवानों के लिए मायूसी की समान नहीं है। हम देखें जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब मैं लोगों से बात करता हूं, मैंने कहता हूं आप जाएं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, लेकिन सवाल पैदा होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपने दिया क्या है, फिर वहीं आगे क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, और कौन कारोबार कर सकता है? अपने बच्चों को वैसे भी, जब भी हमारी जितनी भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट हैं उसमें भी बच्चों की ग्रोथ इस तरह से नहीं की जाती है। हम क्या करते हैं कि हम वही जॉब वाले उनकी मेंटालिटी बना देते हैं और बिजनेस की तरफ बच्चे आते नहीं। हम बच्चों को एजुकेट तो कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली एजुकेशन और अवेयरनेस जितनी इंपॉर्टेंट है वो नहीं दी जा रही है। और 25 साल की उम्र तक, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है। तो इस हवाले से जो है वो निम्रा, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जो अवेयरनेस बच्चों को 18 साल की उम्र में देनी चाहिए, उनको उनका करियर कैसे उन्होंने सेट करना है और किस तरह से जो है वो पाकिस्तान की तरक्की में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन करना है, वो उनको नहीं पता होता। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं कि हमारे यूथ को कौन सी ऐसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है कि वो जो है वो मुल्क छोड़ने को जो है वो प्रेफर कर रहे हैं बजाय यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के? ओके, बीइंग अ मेंटोर, अगर मैं बात करूँ, मेरा इंटरेक्शन हर कैटेगरी के लोगों के साथ रहा है, लाइक जूनियर लेवल पे भी और सीनियर लेवल के पर भी। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैं अपनी भी अगर बात करूँ, मेरे बैचमेट सबका यही प्लान था कि जैसे ग्रेजुएट होंगे, मास्टर्स करने, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे और बस पाकिस्तान से एग्जिट कर देंगे। क्योंकि मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की हुई है। अच्छा। तो उस टाइम पे भी इंजीनियर्स को जब नाम सुनते थे लोग, तो बस वो जॉबलेसनेस का एक कॉन्सेप्ट था कि वे इंजीनियर्स तो बहरान चलाते हैं, उनके पास और जो है वो इतना कंपटीशन जो है वो में नहीं आते, जैसे एज कम्पेयर टू मेडिकल का बहुत उस टाइम पे 2-3 साल पहले बहुत था, लेकिन 2-3 साल बाद ही खराब ज़्यादा हुआ मेडिकल का। तो सबकी मेंटेलिटी वही थी, मेरी अपनी भी वही थी थ्रू आउट माई एकेडमिक करियर। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मेरा थोड़ा सा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन मेरी शुरू हुई, तो मेरा इंटरेक्शन डिफरेंट लोगों से हुआ, जो एंटरप्रेन्योर थे और जो लीडरशिप के अंदर थे, काउंसलिंग के अंदर थे। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर देती है, लाइक एक वो डिग्री है, वो वैलिडेशन है कि आप एजुकेटेड हैं, वो आपने पढ़ना वहाँ पे खुद ही है। देखिए, हर चीज़ मेरे ख्याल से आप अपने टीचर्स पे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे नहीं डाल सकते, आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है। लेकिन ये कि हमारी अपब्रिंगिंग कॉलेज तक ऐसी हुई होती है कि हमें बहुत पैम्पर किया जाता है, नोट्स बना के दिए जाते हैं, स्लाइड्स बना के दी जाती हैं, हमें खुद से एक्सप्लोर और पढ़ने की, रिसर्च करने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कुछ टीचर्स पैम्पर कर देते हैं, कुछ नहीं करते, उसमें हम फेल हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, और बस हमें होता है कि डिग्री मिले किसी भी तरह और हम निकले और हमें जॉब मिल जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। डिग्री अकेली ज़रूरी नहीं होती कि वो आपको जॉब दे सके। तो अगर आप बात करें कि आजकल के बच्चों को क्या मसाइल है, तो वो यही है कि वो इस माइंडसेट के साथ डिग्री कर रहे हैं कि डिग्री मिलेगी, मार्केट में मेरे लिए जॉब रखी हुई है, डिग्री दिखाऊंगा या दिखाऊंगी इंजीनियरिंग की या मेडिकल की तो मुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बच्चे इंटर्नशिप्स नहीं करते। भी रिसेंटली एक लड़की से कल मैं मिली, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी फैसलाबाद से, तो उन्होंने बताया कि उनका 3rd ईयर है लेकिन उन्होंने अभी तक कोई इंटर्नशिप नहीं की। लाइक मुझे बहुत हुआ कि आज के दौर में भी आपको पता नहीं है इंटर्नशिप करते हैं, नहीं हमें यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये कॉन्सेप्ट भी है ना कि हमारे यहाँ थ्योरी को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट समझा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना, और प्रैक्टिकल की जो प्रैक्टिस है ना, वो हमें यूनिवर्सिटी से करवानी चाहिए। क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में जो पढ़ के अपनी जब प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी फील्ड में आते हैं ना, तो बहुत डिफरेंस है और बच्चों को इतना ज़्यादा, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप रशिया से वापस आई हैं, तो वहाँ में और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है, किस तरह की चीज़ें आपने जो हैं वो, अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़े इस चीज़ों को, तो उस हवाले से बताइए। वहाँ की यूथ को एटलीस्ट पता है कि उन्होंने क्या करना है। अगर आप देखें तो वहाँ पे 2 तरह के लोग थे, एक पार्टिसिपेंट थे और एक वॉलंटियर्स थे। पार्टिसिपेंट वो थे जिनको रशियन गवर्नमेंट ने खुद इनवाइट किया था, उसमें जैसे मैं भी थी, 500 स्टूडेंट्स थे। पार्टिसिपेंट थे 70 कंट्रीज से, बाकी सारे वहाँ पे एज अ वॉलंटियर आए हुए थे, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट पे भी नहीं कर रही है।
तो वो रशिया से, किर्गिस्तान से, कजाकिस्तान से बच्चे आए हैं, वो स्टूडेंट्स थे, वो अपनी ब्रेक लेकर आए हैं कि भाई इवेंट हो रहा है गवर्नमेंट लेवल पे, हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। और वो क्यों आए? क्योंकि वहाँ पे लोगों के साथ वो इन्होंने इंटरेक्ट किया, अपने कनेक्शंस बनाए, इवन बिजनेस कार्ड्स चेंज हुए, एंटरप्रेन्योर लेवल पे जो है वो आइडियाज शेयर हुए। तो वहाँ के यूथ को पता है कि ना कि जब तक हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ये बहुत मैंने डिफरेंस देखा। हमारे यहाँ पे बच्चों को वॉलंटियर का नहीं पता कि वॉलंटियर क्या होता है। कुछ आपका जो है ना ये मेंटली गेम भी होता है कि आपको किस तरह का इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, आप किस तरह के क्रिएटिव आइडियाज पे काम कर रहे हैं। क्योंकि हम जितना देखते हैं ना कि हमारे जितनी काउंसलिंग होती है या जिस तरह से हमारी यूथ है वो क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाती है, वो वही करना चाहती है, कॉपी पेस्ट सिस्टम को लेके चलना चाहती है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं भी हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो है उनको बेसिकली अभी भी बहुत सारी यूथ है जिनको मोटिवेट करना बाकी है। तो बिलाल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी यूथ को जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं? देखें, यूथ को मोटिवेट करने के लिए हमारे पास मौके भी मौजूद हैं, लेकिन जो अभी ये बता रही थी, मकसद ये है कि आपने अपब्रिंगिंग क्या है। स्कूल में बच्चे के ज़हन में डाल दिया, माँ बाप से पूछें बच्चा क्या बनना चाहता है, जो वालिदैन कह देंगे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। आपने ये कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं की कि आपके पास डॉक्टर्स की सीट कितनी थी, आपने बना कितने लिए हैं। 2-2 सीटों पे 1200 डॉक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं। आप लोगों ने एक जम्मे गफीर पैदा किया है। बेसिकली ऐसे है जैसे जंगल का कानून चल रहा है इस मुल्क के अंदर। अगर आपके मुल्क के अंदर कैपेसिटी नहीं है तो आप इतने पीएचडी होल्डर्स क्यों पैदा कर रहे हैं, आप इतने एमफिल। अब देखें, आपने इतने पीएचडी होल्डर एमफिल पैदा कर लिए कि आपके बीएस ऑनर्स की वक़्त खत्म हो गई टोटली। वरना लोग यहाँ शोहरत के साथ बीए लिखते थे, एफए लिखते थे नामों के साथ। मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि हमने स्किल बेस के ऊपर छोड़ दिया। हमने सिर्फ कहा हमने पढ़ना है, पोजीशन लेनी है, मुकाबले जीतने हैं, और मुकाबले जीते जीते इतने आगे पहुंच गए हैं कि मैंने देखा कि ज्यादातर पोजीशन होल्डर्स जो हैं वो मेंटली स्ट्रेस के अंदर चल जाते हैं क्योंकि जॉब सीकर्स नहीं है। अब जितने नालायक हैं, बैक बेंचर्स हैं, वो माजरत के साथ मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन बैक बेंचर्स जितने हैं वो कोई ना कोई जुगाड़िए होते हैं, वो कोई ना स्किल्स के ऊपर खेलते हैं, कोई ना कोई एक दूसरे के साथ जेन मिला के कोई ना कोई चीज। अब जो बैक बेंचर है ना, उसे पता है अब्बा जी ने पैसे तो देने नहीं, वो 30,000 की नौकरी तो भी शुरू कर लेता है। लेकिन जो टॉपर है वो 1.5 लाख के ऊपर नहीं टूटता, वो कहता जी 1.5 लाख मिलेगा तो नौकरी करूंगा। अब कैरियर काउंसलिंग ही नहीं है कि आपने पढ़ के जाना कहाँ है, आपकी जॉब आगे पड़ी कहाँ है। अगर नहीं है तो आप इसे कैसे निकाल सकते हैं? आपके पाकिस्तान के अंदर आप रोज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आपके एंटरप्रेन्योर्स नई नई गाड़ियां ले रहे हैं, बड़ी महंगी करोड़ों की ले रहे हैं। उनसे कुछ सीख लें कि हम उस तरफ कैसे जा सकते हैं। आपके पास फेडमिक एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल जोन पड़ा है, 8,000 एकड़ जमीन है, लेकिन वहां इंडस्ट्रियलिस्टों को जमीनें नहीं मिल रही तो एंटरप्रेन्योर को कहां मिलेगी? आप करें वहां कम से कम 50 एकड़ या 100 एकड़ सिर्फ मुख्तस कर दें कि नौजवान पढ़ के आए, उनके इंक्यूबेशन सेंटर्स हों, वो अपने आइडियाज पुट करें, थ्रो करें, लोग बाहर से आए। जैसे ये कॉन्फ्रेंस पे गई हैं, वो कॉन्फ्रेंस पे आप लोगों को बुलाएं, पाकिस्तान फ्री वीजा देके, या पाकिस्तान के अंदर वक़्त हमारी क्या रुपए की, हम तो टके से भी नीचे हैं इस वक्त। आप बुलाएं लोगों को, वहां आके जब आपके आइडियाज को लोग पिक करेंगे, वहां से ऑर्डर्स मिलेंगे। इसी फैसलाबाद की सूतर मंडी ने बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं, इसी फैसलाबाद ने कमर्शियल एक्सपोर्टर्स पैदा किए हैं। हमारी टोटल पाकिस्तान की $27 बिलियन की एक्सपोर्ट्स में से मोर देन $16 बिलियन की एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल की है। 60% से ज्यादा शेयर रख लिया टेक्सटाइल। लेकिन इसी टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारे ऐसे, एनटीयू आपके साथ यूनिवर्सिटी है जो बनाना फाइबर बना रही है, जिसने दीगर पौधों से जो है अल्टरनेट सोर्सेज से फाइबर पैदा कर लिए। यूरोप ने पाबंदी लगा दी है कि 2030 के बाद कोई भी 20% अल्टरनेट सोर्स के ऊपर या रिसाइकल सोर्स के बगैर अगर कोई चीज बनाएगा तो यूरोप एक्सपोर्ट उसे इंपोर्ट नहीं लेगा, यानी कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमारी यूथ के पास इतने आइडियाज हैं, वो ऐसे रिसोर्सेज पैदा करें, इस तरफ जाएं, गवर्नमेंट उनको बिलासूद चीजें मुहैया करे। हमारे पास ज़राअत इतनी बड़ी पड़ी है, किसान का बेटा आज किसान नहीं बनना चाहता, वो कहता जी अब्बा जी अब बेचो 2 पैलियां, मैं लंदन जाना हुआ। उसे ये नहीं पता वहां जाकर तुमने बर्तन धोने हैं। बिलाशुबा मैं कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता कि वो बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मसला मुझे एक जवाब चाहिए कि 1 लाख बच्चा जाता है तो उसमें से कामयाबी की शरह क्या है?
वेरी कैटेगोरिकली 50% भी नहीं होगी। तो जो 50% वापस हमारे ऊपर बोझ बने, वो तो अपनी जमीन बेच गया है, अब वो मेरे हिस्से का टैक्स खा रहा है। क्यों? उसने जो करना था इस पाकिस्तान के लिए नहीं किया, बल्कि बाहर जाकर कर रहा है। इस पाकिस्तान के अंदर भी इलामा इकबाल ने कहा था कि एड़ियां रगड़ो, चश्मे हथों ही फुट रहे हैं। ये नौजवान बड़े काबिले हिम्मत हैं, लेकिन मायूसी डेफिनेटली जब ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल के अंदर चीजें मौजूद होती हैं, बच्चे थोड़े से वो जो अपब्रिंगिंग की बात की, जब 25 साल से कम बच्चे ही रहेंगे तो नौजवान नहीं बनेंगे, तो उनके जहन में ऐसी चीजें बिल्ड ही नहीं हुई कि वो सरवाइव कर सकें। और इंसान का तो पता, मेरा तो ईमान ये है कि इंसान का पता ही बुरे वक्त में लगता है, तो ये बुरा वक्त है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से बड़ी उम्मीदें हैं कि अच्छा वक्त आने वाला है, लेकिन बुरे वक्त में बहुत सारे लोगों की पहचान हो जाएगी जिन्होंने इस पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म कर भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। मेरे ख्याल में उनमें सबसे सर फहरिस्त देखें तो ये लीडर साहिबान हैं जिन्होंने हमारे साथ बड़ा जुल्म कमाया भी है, हम देख भी रहे हैं। मेरे ख्याल में अवाम निकली है अभी भी, जैसे गैस के लिए कुछ तोड़ फोड़ नहीं हो रही, तो इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चले तो पाकिस्तान के लोग खुद अपनी डायरेक्शन में तय कर जैसे आप कह रहे हो कि स्किल पे एक तो काम नहीं हो रहा है और ताली जाहिर बात है एक हाथ से तो बचती नहीं है, बहुत सारे मतलब वजूहात हैं इसकी, इस पे आएंगे, निम्रा आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस बार इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और हम बात कर रहे थे यूथ के हवाले से कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो यूथ को देनी चाहिए और उनको किस तरह से हम मोटिवेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो यूथ मेंटोर निम्रा हैं, उनकी तरफ जाते हैं। निम्रा, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि किस तरह यूथ को जो है वो मोटिवेट किया जाए। बिलाल ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई और एक पॉइंट जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है स्किल्स का। हम अपने स्टूडेंट्स को स्किल्स नहीं देते हैं, हम सिर्फ उनको बच्चे रट्टा लगाते हैं और वो समझते हैं कि सिर्फ ये एग्जाम पास कर लिया तो बस हमारा जो है ना वो क्लियर हो गया, लेकिन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल बिलाल ने बिल्कुल ठीक बोला कि हमारे पास जो है एक्चुअली ट्रेन टीचर्स नहीं है, हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से टीचर डिलीवर नहीं कर पाते स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर जैसे इंसान को अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है, अगर आपको पता चल गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम, तो आपका काम है कि आप अपनी मदद खुद करके वहाँ से निकले, और आपको अगर अवेयरनेस है तो आप दूसरों को भी निकालें। गूगल, यूट्यूब जो है ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, अब तो चैट जीपीटी भी आ गया कि आप वहाँ से कुछ भी सीख सकते हैं, आपको टीचर की जरूरत नहीं है। अगर आपका टीचर आपको नहीं डिलीवर कर पा रहा, आप बोलें जाके आप पे कर रहे हैं फी वहाँ पे, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई सिस्टम में चेंज नहीं नजर आ रहा, लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम, आप इंटरनेट यूज करें, वहाँ से अपने आप को एजुकेट करें, फ्री बिल्कुल। यूट्यूब भरा पड़ा है एजुकेशनल वीडियोज से, आप बस सीखने वाले होने चाहिए। इसी तरह कोर्सेरा का एक प्लेटफॉर्म है, आप घर बैठे विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस दे सकते हैं यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड से, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से, सब यूनिवर्सिटी से। आपने क्या करना है, बस 10 मिनट में एप्लीकेशन फिल करनी है, आपको 15 दिन बाद जवाब आ जाता है, और इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न समथिंग। आपकी सीवी में वैल्यू ऐड होती है। की बात ये है ना कि हमारी यूथ जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ और बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ उनमें इन्वॉल्व हो जाती है। वो समझती हैं कि यूनिवर्सिटी जाना जो है ना वो सिर्फ एक फ़न है, क्लास ली और फिर दोस्तों के साथ निकल गया और ये सब चीज़ें। जिस तरह आप बात कर रही हो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, नो डाउट उसमें सिर्फ आपके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके पास टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब के ऊपर। एग्जैक्टली, मैं वही बात करने वाली थी कि हम इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यूथ के पास वो जो है ना वो रोड मैप नहीं है, वो उनकी तरफ आते ही नहीं है। जैसे कि आप काउंसलिंग भी करती हैं, तो उस हवाले से आपके कोई सेशन होते हैं, अगर कोई आपसे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, सिटी 41 के थ्रू अगर आपसे कोई सेशंस आपके कंडक्ट करना चाहे, आप किस तरह से उसका शेड्यूल बताइए? बेसिकली इंस्टाग्राम पे आई हैव अ पब्लिक प्रोफाइल देयर, और वहाँ पे मैं वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज कराती हूँ और सेमिनार्स भी हमारे होते हैं, लेकिन ऑनलाइन होते हैं क्योंकि वो सारी डिफरेंट सिटीज़ के बच्चे होते हैं, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू कंडक्ट ऑनलाइन वर्कशॉप्स। तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है द हिजाबी मेंटोर, वहाँ पे जो है वहाँ सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप वहाँ पे विजिट करें तो सारा। ठीक है, तो इसका पूरा प्रोसेस अगर कोई भी आपको ज्वाइन करता है तो इसका मतलब आप डेली बेसिस पे इसके सेशंस होते हैं या इसका क्या तरीका है? कुछ मेरी वर्कशॉप्स और मेरे कोर्सेज मंथली बेसिस पे होते हैं, उनके बैचेस होते हैं,
और जो आपको अगर पर्सनल सेशन चाहिए तो वो आपकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। इफ़ यू वांट मी टू डिलीवर यू समथिंग तो हम वो एक पेज पे आके एक सेशन रख के तो उसे कंडक्ट करा लेते हैं जी। अब बात हमने अपॉर्चुनिटीज़ की कर ली, स्किल की बात कर ली बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारी बात है आपने रशिया में भी गई, वहाँ पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आप थोड़ा सा अगर देखें कि वहाँ की यूथ में और यहाँ की यूथ को जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है उस हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें कि किस तरह से अब हम बात करते हैं लेकिन हमारे ना जितने भी यूथ हैं उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। तो अगर इनिशियली कुछ किया जाए तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कर सकते हैं और पाकिस्तानी यूथ को जो है इस तरफ लेके आ सकते हैं कि वो अपने मुल्क में रहते हुए इसकी बेटरमेंट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं? देखिए, कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह जो है वो सारी वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड हो रही है, आपको अच्छे कनेक्शंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी कंपनी पे सबसे पहले चेंज करने की ज़रूरत है। अगर इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बेटर तो आपको देखना है आपके सर्कल में कोई आपसे बेहतर है कि नहीं है। आपको अगर अपने जैसे मिल रहे हैं, अपने से कम मिल रहे हैं, लेकिन आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको चाहिए अपना पहले सर्कल चेंज करें। आप उन लोगों में उठे बैठे हैं जो बाकी कुछ करना चाहते हैं। अगर आप यूथ की डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे वॉलंटियर जो है वो लोग नहीं करना चाहते, उन्हें पता ही नहीं है कि वॉलंटियर किस तरह करते हैं या उसका क्या फ़ायदा होता है। आप लोगों से जब कनेक्ट करते हैं तो वो आपको कॉन्फिडेंस भी देते हैं। जैसे अभी रशिया में मैं यूरेशिया प्रोग्राम था, यूरेशिया ग्लोबल फोरम, वहाँ पे 70+ कंट्रीज़ के जिसमें बच्चे थे तो वहाँ पे आइडियाज़ शेयर कर रहे थे, उनमें डिफरेंट लीडरशिप क्वालिटीज़ थी। तो वो इतना अच्छा इंटरेक्शन था कि आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है, आप आइडियाज़ भी शेयर करते हो स्टूडेंट लेवल पे भी और एक प्रोफेशनल लेवल पे भी। लाइक वहाँ पे कार्ड्स भी जैसे बोले एक्सचेंज हो रहे होते हैं। और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर गवर्नमेंट अगर नहीं दे रही है ना तो प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी हैं जो आपको बस बुलाती हैं। अगर आपका आइडिया है तो आप बस उन्हें पिच करें अच्छे से, वो आपको इवन फंडिंग देने पे तैयार होती हैं और आप ना इंट्राप्रेन्योर वर्क या स्मॉल सेटअप आप उसे कर सकते हैं। इवन हमारा जो फाइनल ईयर इंजीनियरिंग का मेरा प्रोजेक्ट था, हमें उस पर फंडिंग मिली थी। इग्नाइट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, वो आपको 1.5 लाख से ऊपर फंडिंग देते हैं कि आप करें, आपका सेलेक्ट होता है तो आपको और भी फंडिंग मिलती है। तो बस वो है कि आपकी विल पावर होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, ऐसा नहीं है। अच्छा बिलाल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नौजवानों के लिए ऐसा क्या किया जाए, उनको किस तरह से रोका जाए कि वो पाकिस्तान में रहें, कौन से ऐसे इकदाम होने चाहिए और हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है स्पेशली फैसलाबाद, वो इसमें कितना जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी? अच्छा, इसमें मैंने जब लंदन था तो मैंने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट थे और पाकिस्तान के एम्बेसडर जो थे लंदन में, तो उनसे भी ये बात की थी कि हमारा फैसलाबाद से जो नौजवान आता है, मुझे सबसे ज़्यादा अलार्मिंग मेरे लिए था कि फैसलाबाद से सबसे ज़्यादा नौजवान जा रहे थे कि शहर में असर के बाद 2 घंटे या घंटे के लिए नौजवान जाते थे जीसी यूनिवर्सिटी के एग्री के सूतर मंडी में जाके माल एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह बेचते थे और अच्छे खासे स्टैब्लिश हो गए थे। आज फैसलाबाद का नौजवान बाहर जाने पर मजबूर क्यों हुआ है, जहाँ की इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फ्लरिश करती है, जिसका मैं आज भी किसी भी आलमी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर आर्टिकल देखूं जाके मेन ब्रांड्स में तो मेड इन पाकिस्तान सबसे अच्छी क्वालिटी में है। मैं आपको 1000 गुना दावे से कह सकता हूं कि मेड इन इंडिया और मेड इन बांग्लादेश हमारे सामने जूती के बराबर भी नहीं। मैंने खुद क्वालिटी चेक की, बाकायदा विजिट करके, सिर्फ इस नीयत से कि चेक करूं हमारी क्वालिटी कितनी है, तो लाख दर्जे ज्यादा बेहतर क्वालिटी के ऊपर हमारी चीजें मौजूद हैं। तो फिर आखिरकार वजह क्या है, हम चीपर भी देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं ऐसी चीज है कि हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसे भी तो देखें, बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर अपने लोग चाहिए जो उनके चीज़ों को बेच सकें। तो ये बेसिकली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो हैं, ये मिनी गवर्नमेंट अदारे हैं, तो इनको मिलकर ऐसी एक फहरिस्तें तैयार हों कि आपका जाने वाला जो नौजवान है वो चैम्बर के साथ मुंसलिक हो, वो MBA करने जा रहा है या कुछ भी करने जा रहा है, या लॉ फर्म्स के नौजवान अगर पढ़ने जा रहे हैं तो उनका इंटरेक्शन वहाँ के हमारे पाकिस्तान ओवरसीज जो सोलिसिटर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, उनके साथ रबते हों, वो सीख के आएँ, इतना सीख के आएँ कि कल वो पाकिस्तान के अंदर वापस भी आते हैं तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के काम कर सके बल्कि किसी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो सके बैरून मुल्क। मुझे अभी भी बहुत सारे दोस्त हैं, रोज की बुनियाद के ऊपर कहां से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, मलेशिया से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, किस लिए, गाहक को मिलने गए थे। आज दुनिया डिजिटल हो गई है, हमारा एक्सपोर्टर जो है वो मजबूर है कि जाके उधर मिले। और पाकिस्तान के, मैं अब नौजवानों को ही तनकीद बहुत, अब तनकीद उस पर करें जो सिस्टम ने खराबी पैदा की हुई है। हमारे मौजूद हैं हर एम्बेसी के अंदर कमर्शियल अताशीज। कमर्शियल अताशी का काम क्या होता है कि आपके जो बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके आइडियाज को पिंच करना, पहुंचाना।
आप यकीन करें जितने भी एक्सपोर्टर्स जाते हैं हमारे, कभी भी कमर्शियल अताशीज उनको एंटरटेन नहीं करते। कमर्शियल अताशियों की तो मौजें लगी, अपनी फैमिली सेट करनी है, जहां जहां जाते हो कहते अपनी अपनी खानदान ले जाओ, दफा हमारा उसी मुड़ के पाकिस्तान आना। तो ये जब सिचुएशन हो, ये सोच हमारे उन लोगों की होगी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ऊपर हमने बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट की है, तो माजरत के साथ फिर नौजवान मायूस होगा। नौजवान के ऊपर तनकीद अपनी जगह हो चुकी, तो फिर इस सेटअप में देखना होगा कि वो जो कमर्शियल अताशीज हैं उनके साथ नौजवान अटैच किए जाएं, वो वहां जितनी भी एक्सपोज हों, जहां भी हों, वो जहां पाकिस्तान की चीजों को पोर्ट्रे करें। अब सऊदीया के अंदर अभी हालिया एक एक्सपो हुई है, आप यकीन करें फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स हैं, मैं खालिद साहब से जिक्र कर रहा था, एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा, वो कहते हैं हम जाना नहीं चाह रहे थे, तो हमें एम्बेसी ने मजबूर किया पाए। ऐसे लोग हों, ऐसे एम्बेसडर्स भेजें जो पाकिस्तान के पॉजिटिव चेहरे को उजागर करें, जो वहां मजबूर करें एक्सपोर्टर को, आप आएं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। जब एक्सपोर्टर को 4-4 लाख नाइट की एक कमरा वहां खरीदना पड़ेगा सेंट्रल लंदन में, जो अमेरिका में, न्यूयॉर्क के अंदर, तो वो नहीं जाएंगे। वो चाहेंगे कि हमें कोई फैसिलिटेशन करे। हमारे इतने इतने वहां बड़े बड़े ताशीज के पास जो दफातर हैं, घर हैं, उनके अंदर पाकिस्तान हाउसेज के अंदर इनको रखा जाए, इनको डिनर्स दिए जाएं। जैसे पाकिस्तान टीम जाती है तो उनको वेलकम किया जाता है। तो डेफिनेटली जब ग्राहक को पता होगा कि इनका मुल्क खड़ा है, मैं आपको वो चीज बताने लगा हूं। गवर्नर सरवर पंजाब के उस वक्त सिटिंग गवर्नर थे, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर थे, तो मैं इनके साथ वाली सीट पे दाएं जाने मौजूद था। सामने बरतानिया के ट्रेड मिनिस्टर मौजूद थे। तो चौधरी सरवर उन्हें कहते हैं, जीएसपी प्लस के अंदर उनका बड़ा किरदार है चौधरी सरवर का। उन्होंने उनसे पूछा, एक जुमला पूछा कि हम आपको एक्सपोर्ट कैसे करें। उन्होंने कहा पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करता कौन है, हमने किससे राब्ता करना है। ये इतना बड़ा सवालिया निशान था जो शर्मिंदगी का मुकाम है कि लोगों को पता ही नहीं है पाकिस्तान से किससे क्या लेना है। मेरे ख्याल में यहाँ इसकी मैं चीज़ को आगे जाके आपको एलेबोरेट करूंगा कि दीगर ममालिक ने इसकी कैसे फरिश्तें तैयार की हुई हैं और हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। बिल्कुल, इसी हवाले से निम्रा, अगर सोल्यूशन की बात करें तो आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन मैं इसका जवाब लूँगी आपसे ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और हम बात कर रहे थे यूथ के हवाले से कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जो कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि यूथ को पाकिस्तान में रोका जाए। उस हवाले से बिलाल आप बात कर रहे थे। बता रहा था क्योंकि आपका ब्रेक का वक्त हो रहा था, तो उन्होंने ये एक जुमला पूछा। अब चाइना के अंदर आप जाएं, अब आपको जाना, अगर चाइना से कुछ मंगवाना है ना, आप अभी अली बाबा पे जाएं और जाके क्लिक करें सॉक्स, तो 10 फैक्ट्रियां सॉक्स की आ जाएंगी। आप लिखेंगे ग्लासेस की फैक्ट्रियां आ जाएंगी। आप लिखेंगे शूज की आ जाएंगे। आप देखें कि एक एक प्रोडक्ट के लिए उन्होंने सेपरेट चीजें बनाई। पाकिस्तान के अंदर ऐसा काम किया जाए जिस पे काम हो भी रहा था। अब संजीदगी से इसके ऊपर करें कि हमारे पास दुनिया की कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं बन रही। मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना है, तो मेड इन पाकिस्तान के लिए चीज़ों को एलेबोरेट करना चाहिए। आप क्लिक करें सिर्फ ग्लव्स के ऊपर, तो ग्लव्स की फैक्ट्रियां सामने आए। मैं पाकिस्तानी एक शख्स थे, सैयद जमील शाह, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े इंपोर्टर हैं बरतानिया के अंदर, लंदन के अंदर। मुझे कहते हैं बिलाल भाई, नेपकिन्स जो है ना वो अमेजोन पे बहुत बिकता है लंदन के अंदर। छोटा प्रोडक्ट है तो सेल बड़ी अच्छी है और वो एक अमाउंट हमारी अच्छी कर देता है। वो कहाँ से मिलते हैं? फैसलाबाद से। लिटरली मैं कॉमर्स की बीट करता हूं, मैं खुद सोच रहा था कौन बनाता होगा ये नैपकिन। और मैंने जब फैसलाबाद में आकर कुछ दोस्तों से रब्ता किया, वहां से भी रब्ता किया, तो हर दूसरा बंदा बना रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बंदा कहता है मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो, मैं जस्ट क्लिक करूं, मैं उस बंदे से कॉन्टैक्ट करूं, ऑर्डर प्लेस करूं, ऑर्डर आए। अब कमर्शियल एक्सपोर्टर पाकिस्तान में बने हैं। मैं स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में जानता हूं बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप से जो कमर्शियल एक्सपोर्टर बने। कमर्शियल एक्सपोर्टर ये होता है कि उसने एक प्रोडक्ट ऑर्डर लेना है, उसके पास खुद फैक्ट्री भी नहीं है, मशीन भी नहीं है, दफ्तर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसने एक फैक्ट्री वाले को ऑर्डर देना है, उससे बनवाना है 8 रुपए का, आगे 12 रुपए का रेट दे दिया। उसने कहा रेट ठीक है, उसने उससे 8 का लेके आगे भेज दिया, 2 रुपए खुद रख लिए, 2 से दे दिए। अब ये देखें 2 से बच के आगे एक्सपोर्टर के पास ही चले गया। तो देखें ये है कमर्शियल एक्सपोर्टर जो आज अपनी इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन जब आप मौके मौजूद नहीं फराहम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर नौजवान के लिए भी मायूसी होगी। नौजवान अपनी मदद आपके तहत तो कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि उसमें भी सिस्टम का गुनाह है, सिस्टम की गलती है कि सिस्टम ने उन्हें ग्रो करने का मौका ही फराहम नहीं किया, उन्हें ऐसे स्कूल में पहुंचाया जो कि आज
मैं ऑनर आपके तवज्जो से कहना चाहूँगा, कमिश्नर साहिबा खातून है, सिल्वर सई साहिबा, बड़ी वो मुतहरक होती हैं, बनती भी हैं, लेकिन मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा बड़े मौदबाना तरीके से कि उनके चंद कदम फासले पर इस्लाम नगर के अंदर एक स्कूल है जिसकी छत मौजूद नहीं है। तो आपकी कार्रवाइयां, आपकी फुर्तियां हमने किस काम लेके जानी, जब नौजवान ही नहीं पढ़ रहा, वो खुले आसमान तले 400 बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, आपकी कार्रवाइयां किस काम की हैं? आप बड़ी गाड़ी में चक्कर लगाई जाएं, वो कहते फिर मेरी आनियां जानियां देखो, मेरा काम छो, यही हिसाब थे चलन दे। वही ना कि दुनिया कहाँ को तरक्की की जिद्दतों की तरफ जा रही है, और हमारे जो है वो सिर्फ अगर हम अपनी बिल्डिंग्स की, एकेडमिक बिल्डिंग्स की बात कर लें तो वही अच्छे से जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं है और है ही नहीं है। और मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमें जो है वो पाकिस्तानी चीज़ों को जो है वो प्रमोट करना चाहिए, रादर देन हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि बाहर से आने वाला चाइना हो गया, या हम मतलब अपनी मुल्क की चीज़ों को छोड़ के ना हम खुद के प्रोडक्ट पे उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो इसी हवाले से मैं एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि यूथ के चले जाने से, अगर इसी तरह से जो सिलसिला अब शुरू हुआ है, अगर एक एक करके यूथ पाकिस्तान को छोड़ के जाते रहेंगे तो पाकिस्तान भी इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि हमारी यूथ जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है और यूथ ने ही मुल्क को आगे लेके चलना है। तो पहले निम्रा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी, आप बताइएगा। जी, जो पॉपुलेशन है वो किसी भी सोवेरियन जो कंट्री होता है उसकी बहुत बड़ी एक पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और पाकिस्तान में बहुत बड़ा चंक जो है वो यूथ का है। बिल्कुल। तो हमारी यूथ के पास भी दो ऑप्शंस हैं, या तो फिर वो चले जाएं यहाँ से और फिर लेकिन वापस नहीं आए, लाइक वहाँ पे सरवाइव करने की कोशिश करें। जैसे शुरू में बिलाल ने एक पॉइंट बोला कि हम उस तरह से अपग्रेड ही नहीं हुए, हमारी अपब्रिंगिंग ही नहीं है कि हम कहीं पे सरवाइव कर सकें। या तो फिर आपको सरवाइव करना है अगर आप चले गए हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे बैठ के बेटरमेंट की तरफ आए और रेमिटेंसेस भेजें ताकि आपका कंट्री थोड़ा ऊपर जाए, राइट। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ रह के जो है वो आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, अगर आपके पास स्टार्टअप्स के प्लान्स हैं, कोई प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करें, अपने आइडियाज़ को पिच करें, उनसे जो है वो फंडिंग्स लें और जॉब क्रिएशन करें, अपना भी बेटरमेंट की तरफ जाएं और अपने साथ जो दूसरे लोग हैं उनकी भी बेटरमेंट की तरफ जाएं। क्योंकि यूथ जो है, जैसे बताया कि बहुत बड़ा चंक है पाकिस्तान में, अगर वो चला जाएगा तो हमारी इकॉनमी तो ऑलरेडी एक बहुत डिरेलिंग हो रही है, तो वो बहुत एक मतलब डिजास्टर हो जाएगा। जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म करें कि वो लोग जिनके पास जो लिटरली बहुत सारे क्राइसिस से गुजर रहे हैं और उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो उसको यूज करके आगे आ सके, क्योंकि हर बंदे के पास अपॉर्चुनिटीज भी मिलना, ये मैं कहती हूँ कि बहुत ब्लेसिंग है। बिलाल, इसी हवाले से आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि अगर यूथ इसी तरह से पाकिस्तान से मूव ऑन करता जाएगा तो पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट इसका इन फ्यूचर आएगा? अच्छा, इसमें ना मेरी सोच ये थी कि ब्रेन ड्रेन होना ब्रेन ड्रेन होना बुरी चीज़ है, लेकिन मेरे उस्ताद भी हैं, जफर डोगर साहब, उन्होंने मुझे गाइड किया इस हवाले से। देखें, हम सीख रहे होते हैं, वो कोई भी हमारा दोस्त हो, हमारा उस्ताद हो, हमारा जूनियर हमें सिखा देता है। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि बिलाल, ब्रेन ड्रेन होने से हमारा नुकसान भी नहीं है। इतना नौजवान हमने पढ़ के लाटें लगा ली हैं, एमफिल की, पीएचडी की, डॉक्टर्स की, इनको बाहर जाने दो ताकि पिछलों की कोई सांस थोड़ी सी आए कि उनको ये मालूम हो कि हमारी तादाद अभी कम है। लेकिन जो ये बात अभी करी थी, वो मैंने स्टार्ट में बात की है कि जो मिनिमम 40 लाख आज लग रहा है, वैसे 70-80 लाख लग रहा है, जो 40 लाख लगा के जा रहा है, मैं तो फिर उससे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेहरबानी करो, या तो 40 लाख लेके वापस आ जाओ या फिर वहीं जाके कुछ ना कुछ करो। क्योंकि अब बहुत सारे दोस्त हमारे ये कहते हैं, देखें जी रेमिटेंस आएंगे, और भाई 40 लाख को एक 4 लाख के साथ 4 लाख चल गया बच्चा 7 माह में, उसके साथ जरूरत देके तो देखो आप जितने रेमिटेंस आने उससे ज्यादा भाई वेल्थ हम बेसिकली ब्रेन ड्रेन से ज्यादा वेल्थ ड्रेन कर रहे हैं। हम उससे ज्यादा पैसा बाहर भेज चुके हैं इन बच्चों की शक्ल में, जो फीसें अदा कर रहे हैं, जो वीजों की शक्ल में दे रहे हैं, ये हमें पैसे नहीं आ रहे, उनकी एम्बेसीज को जा रहे हैं, और हम ये पैसा बाहर कन्वर्ट कर चुके हैं। हमने अमीर क्या होना है, हम तो खुद गरीब कर रहे हैं अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार के। ये नौजवान डंप कर रहा है अपना सारा पैसा, और फिर जब मैं यही तो बात कर रहा हूं, जब इसमें से 4 लाख में से नाउज बिल्ला मैं तो कहूंगा 2 लाख नाकाम होकर वापस आ गया, जो पैसा वो बाहर ले गया वो वापस लेके नहीं आ रहा, वो खाली हाथ आ रहा है। फिर आके उसे खानदान के ऊपर, उसी मुआशरे के ऊपर वजन बनेगा कि मुझे कुछ करवाएं। अब पाकिस्तान के अंदर वही 40 लाख लगाया हो तो यहाँ एक बड़ा खूबसूरत मुआशरा है हमारा। मुझे जो पसंद है इस पाकिस्तान के अंदर, जो मेरे बाबा कायद ने हमें पाकिस्तान दिया, जिसके लिए मैं हमेशा तड़पता हूँ, जब मेरी हमेशा दिल होता है इस पाकिस्तान के लिए आखिरी सांस भी यहाँ निकले, इंशाल्लाह आखिरी सांस यही निकलेगी। तो वो जो सोच है ना कि यहाँ 40 लाख लगा के आप अगर डीले रोने लगते हैं ना, तो कुछ चाचा ताया जा दोस्त अहबाब हाथ देते हैं, सहारा देते हैं, भाई हमारा गिर ना जाए, इसको सहारा दो, इसका कारोबार ना डीले हो जाए, ये आपके पैसे डंप होने से बच जाते हैं। ये इतना बड़ा सुकून का जरिया है कि पाकिस्तान में हमें मोहब्बत, प्यार, भाईचारा सब कुछ मिलता है। बाहर वाली कंट्रीज में अगर आपका नुकसान होना करे, भाई आप जाएं,
बाहरी कंट्री ऑन रिकॉर्ड इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। बरतानिया एक दुनिया का ब्लैक मनी का मेन चैप्टर है, वहां दुनिया वो ब्लैक मनी को वेलकम करते हैं, लेकिन वापस नहीं लाने देते। वो कहते हैं यहाँ लेके आए भुल जो उन्हें इतने लेके जाओ, इधर से वापस नहीं जाना। तो इसलिए हमें अपनी सोच डेवलप करनी चाहिए। फिर उधर आएंगे, कैरियर काउंसलिंग इज दी एक वाहिद जरिया है। आप अपने बच्चों को ट्रेन करें, ग्रूम करें। हमारे बड़ों ने ट्रेन किया, तो आज मेरे ख्याल में मेरी एज वाले तो अभी तक इस मौके पे खड़े हैं कि बाहर ना जाओ, इस पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। हमें भी बहुत सारे मौके मौजूद थे, हैं और शायद होंगे भी, लेकिन इंशाल्लाह इस पाकिस्तान के अंदर मैं तो डॉक्टर इसरार और वो जनरल हमीद गुल की बातें याद आती हैं कि इस पाकिस्तान में भी फैसलाबाद के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सूफी बरकत अली, मुझे उनकी भी बातें याद आती हैं। इस पाकिस्तान ने भी क़यामत तक इंशाल्लाह तरक्की करनी है। बुरा वक्त आता है, आजमाइश होती है, इस आजमाइश को आजमाइश की तरह गुजारें। मायूसी बहुत ज्यादा फैल रही है और सोशल मीडिया पे फैलाने वाले खुद लोग यही सोशल मीडिया से कमा रहे हैं, लेकिन बाहर वालों को एक तासुर दे रहे हैं कि आप भाग जाएं बस। तो कभी कभी हमें भी लगता है, मैंने भी कल एक प्रोग्राम में बात कर रहा था कि पता नहीं ऐसी कल रह जाना, लेकिन ये बात मेरे ख्याल में हमें भी थोड़ी तंग करती है, लेकिन इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक होता हूं। आप बिलाल बात कर रहे हैं काउंसलिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि क्या ही अच्छा है कि जो हम 24 या 25 की एज में जाके अपने बच्चों को इस तरफ लेके आते हैं, बल्कि हम लेके क्या आते हैं, बच्चा खुद ही सोचने लग जाता है कि अब जेब में पैसे नहीं है तो अब कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। तो अगर कितना ही अच्छा हो कि अगर हम अपने स्कूल लेवल से ही 9-10 से, जब बच्चे का थोड़ा सा वो बड़ा हो रहा है, और आप इस बात से एग्री करेंगे कि बच्चे जो है वो बहुत जल्दी जो है वो चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो अगर हम 9-10 से ही अपने स्कूल से ही ऐसा सिस्टम बिल्डअप करें कि हमारे बच्चे जब यूनिवर्सिटी लेवल तक आए तो उनका ऑलरेडी एक माइंड बना हो, उनके माइंड में ढेरों आइडियाज़ हों कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। इस हवाले से आप क्या कहेंगे निमरा? बिल्कुल, जो कैरियर काउंसलिंग सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। मैंने एक स्कूल में एज अ मेंटोर 6 to 7 मंथ्स काम किया था। वहाँ बच्चों के ये मसाइल, 8, 9, 10th क्लास की बच्चियाँ थी वहाँ पे, लड़कियाँ थी, तो उनके ये मसले थे, टाइम मैनेज नहीं होता, घर जाके समझ नहीं आता पढ़ें किस टाइम, घर जाके ट्यूशन जाना है। मसला है कि टाइम मैनेज नहीं होता, भले हम वेले बहुत मसरूफ हैं। फिर मैंने उन्हें टाइम मैनेजमेंट पे पहले जो है वो लाइक 2 से 3 क्लासेस उनको दी। बेसिकली हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत डिजास्टर है। जैसे देखिए, आप पहले बच्चे 2 बजे तक 3 बजे तक स्कूल से आते हैं, फिर अकेडमी से आके वो क्या सोचेंगे, वो रात में पढ़ेंगे कि वो कुछ और सोचेंगे अपने लिए। लेकिन उनको इतना ज़्यादा ये एजुकेशन करके ही इसमें इतना डाल दिया गया है कि वो इससे बाहर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है, सबसे पहला काम तो उनका है कि वहाँ पे मेंटोर एज अ टीचर अपॉइंट किए जाएं। लाइक वहाँ पे जैसा टीचर्स हैं उनकी भी पोस्ट होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को एटलीस्ट बता सकें कि आप गाइड कर सकें, उनके जो डेली मसाइल हैं, उनके जो इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस कर सकें और उनको सोल्यूशंस दे सकें। क्योंकि बच्चे वाकई एक उनका ब्लैंक होता है माइंड, बिल्कुल ना, वो एक एम्प्टी है, वो एक कंप्यूटर है, तो वो फीड करेगा जो आप उसे सिखाएंगे। आई थिंक स्कूल लेवल से ही काउंसलिंग और मेंटोरशिप की जो है वो शुरुआत हो जानी चाहिए। आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया, बहुत शुक्रिया बिलाल। आपने अपने बहुत वैल्यूएबल जो थॉट्स हैं वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किए। और यहाँ पे वक्त होता जा रहा है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर आ ब्रेक। और क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर हवाले से अवेयर किया जाए और आपकी सेहत जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह का आजकल हालात चल रहे हैं, आपको पता है, इसी हवाले से कि आप किस तरह से इस जो है बीमारी से बच सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं, और किस किस तरह से आप इसकी कौन सी प्रिकॉशंस हैं वो ले सकते हैं, बहुत सारी इस पर डिटेल से बात करेंगे। और इसी हवाले से हमें जो है स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है CEO हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर असफंदियाद ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। और सबसे पहले आप ये मुझे बताइएगा कि डेंगू के हवाले से जो है वो कितने केसेस अभी जो है वो हालिया हमें नज़र आ रहे हैं, पूरा अगर इसका एक फैक्ट्स एंड फिगर के हवाले से बात किया जाए पंजाब भर में और स्पेशली फैसलाबाद में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया है कि जो डेंगू वायरस है, इसके केसेस अगर हम पिछले सालों की निस्बत पिछले 2-3 साल का मुआवजा करें तो 2023 के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें केसेस जो है उसमें इंक्रीज़ देखने में नज़र आई है।
और अगर हम पूरे पंजाब की बात करें तो आज की डेट तक जो है वो 1320 केसेस पूरे पंजाब में इस वक्त डेंगू के कंफर्म पेशेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो लाहौर के हैं 500 केसेस के साथ, और उसके बाद फिर रावलपिंडी, मुल्तान, और चौथे नंबर पे फैसलाबाद है, और फैसलाबाद के अंदर 104 केसेस हैं, जो कि पिछले साल अगर हम देखें तो इस वक्त तक सिर्फ कोई 25 केसेस के करीब केसेस आइडेंटिफाई हुए थे, और इस साल जो है ये बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो सामने आए। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये इस तरफ जाऊं कि आपकी टीम्स कहाँ वर्क कर रही हैं, मैं लोगों के लिए ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी जो है वो साइन है, ऐसी कौन सी अलामात हैं या कोई वजह आप बताएं कि जिसकी वजह से ये डेंगू है वो पैदा होता है, और लोगों में किस तरह लोग इसको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी, डेंगू के हवाले से ये है कि जिस तरह जब ये मच्छर जो है, एक तो ये आम मच्छर से ज़रा मुख्तलिफ है, इसका साइज़ बड़ा होता है और इसके ऊपर सफ़ेद और ब्लैक रंग की धारियाँ इसके ऊपर होती हैं, और इससे इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है आसानी से। दूसरा ये है कि ये जब भी मच्छर कहीं पे ये साफ़ पानी में, और अब तो नई तहकीक में ये भी आया कि गंदे पानी में भी ये परवरिश पा रहा है, और वहाँ पे जहाँ भी ये किसी जगह पानी को देखता है वहाँ एग लेज अपने करता है, और कोई 5 से 6 दिन में वो लार्वा बन जाता है उसका डेंगू का, और लार्वे के बाद प्यूपा की स्टेज होती है, और प्यूपा के बाद कोई 10 से 12 दिन में एडल्ट मच्छर जो है वहाँ से वो फ्लाई कर जाता है। तो अगर आम जो लोग हैं इसकी अलामात अगर वो किसी को काटता है तो वो जिस तरह बुखार होता है, सर दर्द है, पेट दर्द और जोड़ों का दर्द है, और प्रीडोमिनेटली इसमें बाज़ औक़ात जिस्म के ऊपर जो है वो रेडिश स्पॉट्स जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ पे डेवलप हो जाते हैं, इसके साथ उल्टियाँ आ सकती हैं। तो ये जैसे ही अलामात ज़ाहिर हों तो जो मुस्तनद डॉक्टर करीब तरीन किसी हॉस्पिटल में जो है वो जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए, और जो इसके रिलेटेड टेस्ट हैं वो मुस्तनद लैब से ज़रूर करवाने चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि डेंगू लार्वा जो है वो ज़्यादा कहाँ जो है वो मिला है आपको, और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी, अगर हम ज़िला फैसलाबाद की बात करें तो अभी तक जो है सन 2023 में हमें कोई 24,000 से ज़ायद जगहों से जो है वो डेंगू का लार्वा हमने डिटेक्ट किया हमारी टीमों ने। इसमें 2 तरह की सर्वेलेंस हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहती है, जिसमें एक तो इंडोर सर्वेलेंस है कि यानी घरों के अंदर डोर टू डोर जाके हमारी टीम्स अपने टूर प्लान के मुताबिक घरों के अंदर जाके अशिया को चेक करती हैं। इसी तरह आउटडोर की टीमें हैं वो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, जंक यार्ड्स हैं, कब्रिस्तान हैं, सर्विस स्टेशन हैं, और जहाँ कहीं भी मतलब कोई पानी का कारोबार हो रहा है उन जगहों को चेक किया जाता है। और इसमें अगर मैं बात करूँ इन 24,000 में से जो 80% लार्वा है, यानी 18,000 से ज़ायद जगहों से वो लार्वा डिटेक्ट हुआ है घरों के अंदर से, यानी जो सबसे टॉप पे उसमें एयर कूलर्स हैं, और उसके बाद जो बर्ड पॉट्स लोगों ने रखे होते हैं बर्तन घरों के अंदर खुले। अब फैसलाबाद में ये बड़ा ट्रेंड है कि जब वाटर सप्लाई का पानी आता है तो वो अपने टैंक्स में बर्तनों के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और उसको वो रिपीटेडली डेली बेसिस पे चेंज नहीं करते, और वो पानी खड़ा रहता है मुसलसल, और उसमें से भी बहुत ज़्यादा लार्वा मिलता है। हाँ, इसी बात पे मैं भी आ रही थी कि घरों में लोग पानी बहुत जमा कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपने भी बताया कि इसका जो पैदाइश है वो गंदे पानी पे या पानी पे, बेसिकली पानी पे इसकी होती है। तो लोग इसको किस तरह से जो है ना वो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें तल्फ कर सकते हैं कि किस तरह से कि इसमें ये जो है डेंगू ये पैदा हो रहा है, और इसकी प्रिकॉशंस के हवाले से अगर बात करें तो किस तरह से इनिशियली लोग जो अवेयरनेस के थ्रू इससे बच सकते हैं। इसमें सबसे अहम जो इस बीमारी से बचने का जरिया है ना जी, वो है ही अवेयरनेस, कि पब्लिक को, आम बंदे को ये पता हो कि ये बीमारी क्या है और किस तरह मैं खुद को, अपने घर वालों को, अपनी सोसाइटी के दूसरे लोगों को किस तरह से मैं महफूज बना सकता हूँ। अब जिस तरह मैंने जिक्र किया है कि साफ़ पानी में या किसी भी पानी में जो ज़्यादा दिनों के लिए खड़ा रहे, चाहे गमले के अंदर खड़ा हो, किसी पुराने टायर के अंदर खड़ा हो, तो जहाँ भी पानी होगा वहाँ ये एग लेस करता है, और उसके बाद सफ़ेद सुंडियों की शक्ल में 5वें 6ठे दिन उसमें वो तैरते हुए जो है ना वो नज़र आएंगे, जो इसका लार्वा है। और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में, यानी इस तरह वो सुंडी नुमा अगर कोई चीज़ बंदा देखे वो नेकेड आई से भी नज़र आता है। और ज़्यादातर ये है कि आप किसी साफ़ जो प्लास्टिक की बोतल है, ट्रांसपेरेंट बोतल, उसके अंदर वो पानी कलेक्ट करके जब सूरज की रोशनी में आप देखेंगे तो वहाँ आसानी से ये पता चल जाएगा। लोगों को करने का काम सिर्फ यही है कि वो किसी भी बर्तन में
24 घंटे से ज़्यादा पानी को खड़ा ना रहने दें। चाहे वो कोई एसी के आउटलेट के नीचे अगर उन्होंने कोई बाल्टी या कोई कंटेनर रखा है, उसको भी शाम को रोज़ाना खाली कर दें। गमलों में सिर्फ उतना पानी डालें जितना वो जज्ब हो जाए। इस तरह छतों के ऊपर कार्ड कबाड़ हरगिज़ ना रखें। और जो कूलर का पानी है, जिस तरह आजकल ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो पानी जो है वो कूलर के अंदर डालना ही नहीं चाहिए। और अगर डालना है तो रोज़ाना उसको खाली करके उसको वॉश करें, साफ़ करें। इस तरह फ्रिजों की जो घरों के अंदर ट्रे हैं, उनको रोज़ाना की बुनियाद पे खाली करना ज़रूरी है। ये तो क्लीनिंग के हवाले से हो गया ना कि आप जितना ज़्यादा क्लीन करेंगे, पानी को आप बहुत ज़्यादा जमा नहीं करें। तो क्या डॉक्टर साहब ये मच्छर की कोई ख़ास पहचान है कि किस तरह से इसका कोई आप देख के इसको पहचान कर सकते हैं कि मच्छर की इस तरह का दिखता है, या अगर आप देखेंगे पानी पे अगर आपको फ्लोट होता हुआ मच्छर दिखाई दे रहा है तो ये डेंगू है या फिर ये किस तरह, तो इसकी पहचान क्या है मच्छर की? जी, जो डेंगू का मच्छर है ना, जब ये एडल्ट यानी मच्छर बन जाता है पूरा, जी। तो जो आम मच्छर है, जिस तरह क्यूलेक्स का जो मच्छर जो हमारे आम रूटीन में नज़र आता है, वो छोटे साइज़ का होता है, ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश कलर में है और वो ज़्यादा उस तरह से फ्लाई नहीं कर सकता। लेकिन जो डेंगू का मच्छर है, ये एक तो आम मच्छर से साइज़ में बड़ा है और इसके ऊपर ब्लैक और वाइट जो स्ट्रिप्स हैं वो नज़र आएंगी, धारियां हैं वाइट और ब्लैक कलर की। तो वो बड़ा इजीली इसको आप आइडेंटिफाई किया जा सकता है, आम बंदा भी आइडेंटिफाई कर सकता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसमें तो यह है कि घरों में रोज़ाना लोगों को ये चाहिए कि वो एक तो पानी का ख्याल रखें और दूसरा मच्छर मार जो स्प्रेज हैं वो सारी इफेक्टिव हैं जो कि आम मिलती हैं और उनको अपने घरों में रोज़ाना जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई कि घरों में किस तरह से। अगर मैं बात करूं कि कौन से एरिया ज़्यादा इफेक्टेड हैं डेंगू के हवाले से, कि उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे अभी तक? फैसलाबाद में जो सबसे ज़्यादा जो एरियाज इफेक्ट हुए हैं वो सिटी के एरियाज़ हैं। 80% लार्वा भी वहाँ से मिला है और 80% से ज़ायद जो हमारे केसेस हैं वो भी सिटी के एरिया से ही हैं, जिसमें हमारा प्रीडोमिनेंटली मदीना टाउन और जिन्ना टाउन के इलाके इफेक्ट हुए हैं। और उसके बाद जो है वो लायलपुर और इकबाल टाउन में भी काफ़ी केसेस आए हैं। 26 केसेस अभी तक जिन्ना टाउन और मदीना टाउन में आइडेंटिफाई हो चुके हैं, कंफर्म केसेस। तो इन्हीं पे लार्वा भी इन्हीं जगहों से ज़्यादा मिल रहा है और घरों के अंदर से ज़्यादा मिल रहा है। 80% लार्वा जो घरों के अंदर से है और 20% जो लार्वा है वो बाहर की जगहों से, जैसे कोई फैक्ट्रीज़ हैं, पॉन्ड्स हैं, कोई वहाँ से मिला। ठीक है, तो अगर हम सीज़न की बात करें कि डेंगू का क्या कोई स्पेशल सीज़न है, गर्मियों में ज़्यादा है, सर्दियों में ज़्यादा है, तो उस हवाले से क्या, और इसका टाइम स्पैन कितना होता है? जी, इस साल जैसा कि आपने देखा है कि बारिशें ज़्यादा हुई हैं और टेम्परेचर की वो जो इंक्रीज़ थी कि जो 40+ जाके होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसीलिए जो एक और ह्यूमिडिटी फ़िज़ा के अंदर ज़्यादा रही है, टेम्परेचर राइज़ नहीं किया और इस साल फेवरेबल कंडीशंस थी डेंगू मच्छर की अफजाइश के लिए। ठीक है। तो इसीलिए पिछले सालों की निस्बत अगर हम बात करें तो 10 गुना ज़्यादा लार्वा पिछले साल अगस्त के माह तक हमें सिर्फ 2400 जगहों से लार्वा मिला था और इस वक्त 24,000 है, यानी इतना क्वांटम इंक्रीज़ हुआ है। नो डाउट कि इस दफ़ा हमने अपनी सर्विलेंस भी इंक्रीज़ की है, टीमों ने काम भी ज़्यादा किया है, लेकिन उसमें एक फैक्टर ये बिलाशुबा बड़ा अहम है कि जो है फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं इस साल मयसर थी मच्छर को और इसकी अफजाइश इसलिए भी ज़्यादा हुई। ठीक है, तो अगर जैसे आपने अपनी सर्विसेज के हवाले से बात की, तो अभी आपकी जो टीम्स हैं वो कहाँ कहाँ पे जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और आप किस तरह से काम कर रहे हैं, उस हवाले से बताइएगा। जी, अगर हम अपनी डेंगू की टीम्स की बात करें तो डेंगू स्क्वाड के अंदर हमारे पास कोई 938 के करीब टोटल टीम्स हैं जो कि हमने डिवाइड की हुई हैं इंडोर और आउटडोर की कैटेगरीज में। पूरे ज़िले में ये काम करती हैं। कुछ 602 टीम्स हमारी इंडोर सर्विलेंस की हैं जो कि घर घर जाके अपना एक टूर प्लान जो एक यूनियन काउंसिल के अंदर उन्होंने डिज़ाइन किया और रोज़ाना की बुनियाद पे जो एक टीम है वो आलमोस्ट 60 हाउसेस को टच करती है और उसके अंदर घर में जाके वो सारी चीज़ें जिनमें डेंगू की अफजाइश हो सकती है, लार्वा बन सकता है, उसके उनकी चेकिंग भी की जाती है और घरों को आगाही भी दी जाती है घर वालों को कि इनसे कैसे आपने एहतियाती तदाबीर अपनानी है।
और इसके साथ साथ कोई 300 से ज़ायद टीमें हमारी जो हैं वो रोज़ाना आउटडोर सर्वेलेंस कर रही होती हैं, जिनके अंदर हमारे सेंट्री पेट्रोल्स हैं और हमारे कम्युनिटी डिजीज़ सुपरवाइजर्स हैं, हमारे एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं, और वो सारा दिन जो है वो अपना सर्वेलेंस का काम जारी रखते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसमें मोस्टली नहीं बल्कि जो अहम रोल है वो आपकी अवेयरनेस का है कि पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अगर बात की जाए कि आपके डिपार्टमेंट की तरफ से अब तक कितनी जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स की जा चुकी हैं? जी, ये तो सबसे अहम चीज़ है, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि डेंगू ऐसी बीमारी है, इससे बचने का वाहिद हल यही है कि आगाही जो है लोगों में घर घर तक हम इस पैगाम को पहुंचाएं कि इससे कैसे वो अपने आप को महफूज करें, कैसे एहतियाती तदाबीर अपनाएं। इस सिलसिले में एक तो ये है कि हर हफ्ते में 2 बार जो है वो मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब की सरबराही में हमारी डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी की डेंगू के हवाले से मीटिंग होती है, जिसमें 25 से ज़ायद डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके सरबराहान भी उसमें शिरकत करते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ भी शेयर करते हैं और हेल्थ वाले हम भी अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं। जिस तरह के आपने जिक्र किया है कि स्कूलों के अंदर सेमिनार्स हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी, इसी तरह जो हमारे वासा डिपार्टमेंट हैं या फूड अथॉरिटी के लोग हैं वो भी अपने सेशंस भी करते हैं, और इस तरह जब उनका स्टाफ फील्ड के अंदर जाता है वो भी अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। और ये अवेयरनेस जो है ये हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। और इसके साथ साथ जो पेनाफ्लेक्सिस हैं के हिफाजती इकदाम के हवाले से, एहतियाती तदाबीर के हवाले से, वो भी हमने जितने भी हमारे कोई 5000 के करीब फैसलाबाद में हॉटस्पॉट्स हैं और उन पे ये डिस्प्ले करवाई हैं, ताकि जो आम लोग अगर वहाँ से गुजर रहे हैं या वहाँ पे उन चीज़ों को विज़िट कर रहे हैं उन जगहों को, तो वो डेंगू के हवाले से अवेयर हो सके। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई बंदा इससे जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, डेंगू उसको काट जाता है और वो जा रहा है, तो उसका इनिशियल जो है ट्रीटमेंट है, एक तो वो क्या होगा, उसे कौन सा टेस्ट करवाना पड़ेगा, और इस हवाले से हॉस्पिटल कितना फैसिलिटेट कर रहा है पेशेंट्स को, क्या फैसिलिटीज़ हैं जो दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, एक तो इसमें यह है कि जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स भी और हमारे जनरल हॉस्पिटल और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहाँ पे डेंगू के डेडिकेटेड आइसोलेशन वार्ड जो हैं वो इस्टेब्लिश हैं। वहाँ पे डेंगू के काउंटर्स भी स्पेशली जो हैं वो वहाँ पे फंक्शनल हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पे जितने भी वहाँ पेशेंट्स, अगर कोई जिसमें डॉक्टर्स जो है वो सस्पेक्ट करता है कि ये इसमें डेंगू हो सकता है, उनको जो है वो टेस्ट की भी फ्री सहूलत मैसर है, जिसमें CBC है, इसके बाद उसका NS1 एक टेस्ट होता है, और उसके बाद जो IgG IgM टेस्ट हैं वो भी हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये सहूलत मौजूद है। और अलाइड हॉस्पिटल में भी, और हमारा जो अलाइड हॉस्पिटल 2 है जो DHQ हॉस्पिटल था, वहाँ भी हमारे HD यूनिट्स भी काम कर रहे हैं और आइसोलेशन वार्ड्स भी डेडिकेटेड हैं। कोई और फैसलाबाद में 104 बेड्स जो हैं सारे हस्पतालों के मिला के वो मुख्तस किए गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए वहाँ पे अवेलेबल है। मैं बल्कि यही पूछना चाह रही थी कि जब इस तरह से टेस्ट का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और मेडिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उस हवाले से किस तरह की मेडिकेशन जो है वो लेनी चाहिए, इस हवाले से मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक लेंगे और मज़ीद डेंगू के हवाले से बात करेंगे कि इसकी किस तरह से इसकी प्रिकॉशंस होनी चाहिए। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और हमारे साथ जो है डॉक्टर असवन जियाद मौजूद हैं, जो हमें बता रहे हैं कि डेंगू के हवाले से किस तरह से आपको अवेयरनेस होनी चाहिए और कौन से इकदाम हैं जिनको करके आप इससे बच सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे इफेक्टेड हैं तो आपकी जो मेडिकेशन है उसका क्या प्रोसेस होगा। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब इसके टेस्ट वगैरह इनिशली हो जाते हैं और अगर आपको बहुत ही अर्ली स्टेज पर बहुत स्वेयर मसला नहीं है और आपको पता चल गया कि आप इस मर्ज से मुब्तला हैं, इस मर्ज में, तो इसकी मेडिकेशन का क्या प्रोसेस रहता है और कितने टाइम में जो है आप इसकी रिकवरी हो सकती है? जी, अगर हम डेंगू वायरस की बात करें तो ये एक चीज़ इसमें खुशाइन ज़रूर है कि ये कोई बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं इसके जिनको डेंगू हो जाता है वो कि सीरियस कंडीशन में कन्वर्ट नहीं होते।
यानी आम तौर पे जो पेशेंट है वो जिस तरह उसको हल्के फुल्के साइन सिम्टम्स जिस तरह बुखार है, सर दर्द है, जिस्म दर्द है और बाकी जोड़ों के दर्द वगैरह या मतली की कैफियत उसको ज़रूर तारी होती है, लेकिन इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 दिनों का है। और अगर किसी को ये अलामात ज़ाहिर होती हैं, इसमें 3 तरह की स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जो है वो सस्पेक्ट हम करते हैं। अगर पेशेंट जो है वो कोई हिस्ट्री दे रहा है कि जी 2 हफ्तों से मुझे बुखार है और जिस्म में सर में दर्द रह रहा है और आंखों के सामने मेरा भारीपन है, तो उसको सस्पेक्ट कैटेगरी में डाल के डॉक्टर साहब उसके टेस्ट करवाते हैं, जो इनिशियल उसका ब्लड कंप्लीट का टेस्ट है और उसके रूटीन के बेसलाइन टेस्ट हैं। अगर उनमें उसकी जो प्लेटलेट काउंट है वो कम आती है या और उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर और या उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना शुरू होती हैं, कोई वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कोई जिस्म पे जो है ना सुर्खी माइल धब्बे जो वो ज़ाहिर होते हैं, तो वो फिर उसमें हम उसको जो है प्रोबेबल की कैटेगरी में वो फॉल करता है और उसके मज़ीद टेस्ट करवाए जाते हैं। और जिसका फिर NS1 पॉजिटिव आ जाता है और फिर कंफर्मेशन के लिए उसको फर्दर जो है वो IgG और IgM का टेस्ट करवाया जाता है और उसके बाद वो कंफर्म पेशेंट होता है। यानी इसकी 3 स्टेजेस हैं और मोस्टली जो 99% जो केसेस हैं वो इनिशियल स्टेज से ही जो है वो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, अगर किसी मुस्तनिद डॉक्टर से इलाज करवाएं तो वो रूटीन की जो उसकी जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन वगैरह, जो बुखार की दवाई है, कोई मतली के लिए मेडिसिन है, वो लेके बेड रेस्ट करें, अपने खुराक का ख्याल करें और गैर ज़रूरी जो अद्वियात हैं जिससे इसमें डिस्प्रिन वगैरह जो है ये वो नहीं लेनी चाहिए, जो खून पतला करने वाली मतलब कि जैसा हमारे यहाँ पे होता है कि हम सेल्फ जो है ना वो डॉक्टर बन जाते हैं और खुद ही से मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो आपको एहतियात करना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर आपको ब्रीफ कर रहे हैं आपको उसी तरह से मेडिकेशन लेनी चाहिए ताकि आप जल्दी जो है उस चीज़ को रिकवर कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसके लीगल एक्शन के हवाले से बात किया जाए तो वो आप उस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि किस तरह के लीगल एक्शन जो हैं वो आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं। जी, जो है हुकूमत पंजाब ने जो है वो डेंगू रेगुलेशन एक्ट जो है वो नाफज किया हुआ है और मुतद्दी अमराज का भी ऑर्डिनेंस वो भी लागू है। और कहीं पे भी जहाँ पे कोई बंदा या शख्स कोई कारोबार कर रहा है, कोई स्कूल्स हैं, कोई भी इदारे ऐसे हैं, उन्होंने अपनी हाउस कीपिंग का ख्याल खुद रखना है, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल खुद रखना है, पानी खड़ा नहीं होने देना, कोई काड़ कबाड़ इकट्ठा करके नहीं रखना, ओपन जगहों पे कंटेनर्स, कोई टायर इस तरह से नहीं रखना। अगर हमारी टीमें अपनी सर्वेलेंस के दौरान किसी आउटडोर प्रेमिसेस से, किसी फैक्ट्री से, किसी कब्रिस्तान से, किसी जगह से लार्वा जो है वो वहाँ डिटेक्ट करती हैं तो वहाँ फिर उन पे लीगल एक्शन लिया जाता है। अगर तो पहले तो उस स्टेज पे हम उनको नोटिस सर्व करते हैं, उनको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता है कि जी आप ये जो चीज़ें हैं इनको दुरुस्त कर लें, अपनी फैक्ट्री ये पानी निकालें, ये जो बाकी चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई करके टेक्निकल लोग हमारे बताते हैं, उसके बाद उनका सब्सिक्वेंट विजिट होता है। अगर सब्सिक्वेंट विजिट में वो उसको वो कर लें तो वो ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर उस पर हम FIRs की तरफ जाते हैं। और फैसलाबाद में अब तक जो है वो 260 के करीब जो हैं वो FIRs जो है वो मुख्तलिफ लोगों पे दर्ज किए हुए हैं जो फोकल पर्सनस डेंगू के थे और उन्होंने डेंगू के हिफाजती इक़दामात को नज़रअंदाज किया। और इसके साथ साथ अगर मैं लीगल नोटिस की बात करूँ तो 8000 से ज़ायद जो है आज की डेट तक हम मुख्तलिफ लोगों को लीगल नोटिस सर्व कर चुके हैं। और इसके साथ साथ कोई 40 फैक्ट्रीज और जगहें ऐसी हैं जिनको हमने सील भी किया और मौके पे भी लोगों को अरेस्ट भी करवाया। तो ये तो अपनी जगह ये चलती रहते हैं, ये महकमा सेहत भी कर रहा है, बाकी हमारे डिपार्टमेंट्स भी अपने एक्शंस ले रहे होते हैं, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, हमारे ज़िला कौंसिल के लोग हैं, जिस तरह ADLG हैं, सारे डिपार्टमेंट्स एनवायरनमेंट वाले भी, वो भी अपनी जगह डेंगू की जहाँ पे वायलेशन देखते हैं वो भी एक्शंस लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ यही है, बार बार मैं इसका आपके चैनल के तौर से गुजारिश लोगों से कर रहा हूँ कि अपनी एहतियात खुद करें, अपने बच्चों को महफूज बनाने के लिए जो गैर ज़रूरी पानी का ज़ख़ीरा है इससे बचें और रोज़ाना की बुनियाद पे अपने तमाम बर्तनों को, कंटेनर्स को खाली करें। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं जो मुझे डाउट है मैं क्लियर करना चाहती हूँ, हो सकता है आई एम श्योर बहुत सारे और लोगों के माइंड में भी बात आए, क्या इज़ इट पॉसिबल कि अगर कहीं पानी नहीं खड़ा है और क्लीनिंग का हम बहुत ख्याल रख रहे हैं, उसके बावजूद हर तरह की एहतियाती तदाबीर को हम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो डेंगू पैदा हो गया या आप उससे जो है वो इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है? अब जैसे उसमें ये आपकी बात ठीक है कि ज़रूरी नहीं है कि उस घर में कोई उस तरह की चीज़ आइडेंटिफाई हो, लार्वा मिले या अडल्ट मच्छर हो। जिस तरह एक मोहल्ला है,
एक गली है, अगर उसके किसी एक घर से जो उनके एयर कूलर से जो बाहर गली में उन्होंने लगाया हुआ है वहाँ लार्वा मौजूद है, वहाँ से अडल्ट मच्छर बन रहा है, तो ये फ्लाई कर सकता है। इसकी कैपेसिटी है फ्लाई करने की। जो इर्द गिर्द के नियर बाय हाउसेज हैं वो सारे उसका शिकार हो सकते हैं। उसमें कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि अगर एक घर ने सफाई बहुत अच्छी की है और जो 20 घर उस गली में बाकी हैं, तो एक घर जो है अगर इन्फेक्ट हो गया है, वहाँ प्रॉब्लम है, तो वो बाकियों को भी इन्वॉल्व कर लेगा। तो ये इसमें तो ये कलेक्टिवली, क्योंकि जब सब लोग इस पे अमल करेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे, फिर ही सारी कम्युनिटी जो है इससे महफूज रह सकेगी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इस तरह के अगर एहतियाती तदाबीर करने से आप न सिर्फ खुद को बल्कि इर्द गिर्द आपके जितने भी लोग हैं, आपके हमसाए हैं, आप उनको भी जो है वो डेंजर जोन में ले आते हैं कि अगर आप नहीं सफाई का ख्याल रख रहे हैं और आपके घर में डेंगू जो है वो पैदा हो गया है, तो उससे दूसरे लोग भी इफेक्ट होंगे। वो लोग जो बहुत अच्छे से इसकी प्रिकॉशंस का ख्याल रख रहे हैं और अपनी सेहत का जो है वो ख्याल रखते हैं, लेकिन आप अपने साथ साथ उनकी सेहत को भी जो है वो रिस्क पर रख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं इस हवाले से आपसे बात थोड़ी सी, अगर इसकी हिस्ट्री की, डेंगू की हिस्ट्री की बात की जाए, तो पाकिस्तान में इसका फर्स्ट केस कब सामने आया था? पाकिस्तान में ये चूँकि ये जो है ना, ये पहले हमारा इसमें डेंगू 2011-12 से पहले कोई डेंगू का कोई ख़ास पेशेंट या वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ था। तो 2010 के बाद जो है वो पाकिस्तान में कुछ शायद जो टायर इंपोर्ट हुए बाहर में, उनके अंदर ये छुप के पाकिस्तान आया है, और उसके बाद से आपने देखा है कि वो इतना केसेस भी आए। फिर इस पर काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी सख्त इकदाम किए, टीमें बनाई, ट्रेनिंग्स हुई लोगों की, अद्वियात मंगवाई गई, और बहुत जो सर्वेलेंस है उन एक्टिविटीज़ को इन्हांस किया गया, स्प्रे किए गए, तो ये काफ़ी कंट्रोल रहा है। और लेकिन ये 3-4 सालों के बाद इस साल जो है इसमें एक इंक्रीज़ देखने में नज़र आई है, और वो भी इस वजह से ही है कि इस दफ़ा वो जो गर्मी की शिद्दत और लू वो चलने का जो सिलसिला था वो शायद नहीं हो सका। अगर वो होता तो अब तक ये इतने ज़्यादा केसेस नहीं होने थे, क्योंकि अडल्ट मच्छर जो है वो ज़्यादा गर्मी इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये मर जाता है। और लेकिन अभी जो है वो केसेस आ रहे हैं। ये सितंबर के महीने तक, ये जो माह चल रहा है, आज 1 सितंबर है, ये अभी ख़तरनाक सीज़न है डेंगू के हवाले से। सितंबर के बाद इंशाल्लाह इसमें आप देखेंगे कि डिक्रीज नज़र आएगी। तो क्या आपको लगता है कि जब ये, अगर जैसे हमने हिस्ट्री के बारे में बात करें कि फ़र्स्ट टाइम कब आया, अगर बहुत फर्स्ट जब इनिशियली इसके केसेस सामने आए थे, उस टाइम पे अगर कोई इस तरह के एक्शंस कर लिए जाते और इस पर कंट्रोल पा लिया जाता, तो क्या इसे जो है वो बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता था? या आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे हम लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, या अभी ये आके इतना स्वेयर हो गया है कि लोग इससे इतना इफेक्टेड हो रहे हैं? नहीं, जैसे ये आया और केस आइडेंटिफाई हुए हैं और सामने आना शुरू हुए हैं, तो इस पे काम तो जो है यकीन करें वो जंगी बुनियादों पे गवर्नमेंट ने किया। खासकर पंजाब के अंदर तो इसमें बहुत हंगामी बुनियादों पे काम हुआ है। लोगों को इवन श्रीलंका भेजा गया है, बाहर के दूसरे मुल्कों में भेजा है, ट्रेनिंग्स दिलवाई हैं, बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाया है। यहाँ तमाम हमारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेजेस थे, डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, उनको ट्रेनिंग दिलवाई है और इस पर अमले को भर्ती किया गया, उनको लॉन्च किया गया, डोर टू डोर एक्टिविटीज़ की गई। तो इसमें यह है कि जब एक बीमारी आ जाती है और उसको हम मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं, कंट्रोल तो कर सकते हैं, और जो कंट्रोल करने के लिए जितने भी इकदाम आते हैं उनको बुरुएकार ला के उस पर काबू पाने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है, लेकिन उसको 100% एलिमिनेट कर देना तो ये शायद मुमकिन नहीं होता। कहीं ना कहीं वो वायरस जो है वो छुपा रह जाता है, वो अपनी जगह बना लेता है। तो अगर प्रीवियस ईयर्स और इस साल के जो अब अपकमिंग ईयर्स हैं और इस कंपैरिजन की बात की जाए, तो उस हवाले से मैं आपसे जानूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। सिटी एट 10 आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से। डेंगू की बहुत ज़्यादा जो है वो केसेस सामने आ रहे हैं, आप किस तरह उससे बच सकते हैं और कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं, और इसी हवाले से डॉक्टर साहब हमें जो है वो बता रहे हैं कि इसकी अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे ये क्वेश्चन कर रही थी कि अगर कंपेरिजन किया जाए प्रीवियस ईयर्स का और इस साल का, तो कितना आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है कि अब केसेस कितना ज़्यादा बढ़ गए हैं? जी, अगर हम साबका 2 से 3 साल का कंपैरिजन करें 2020 से ऑनवर्ड 21-22 का,
तो जो नंबर ऑफ़ केसेस थे, अगर हम फैसलाबाद का करें और बाकी पंजाब का ओवरऑल भी, तो नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा कम थे गुज़श्ता सालों में, और इस साल जो है वो उसमें नो डाउट के मैनी फोल्ड इंक्रीज़ देखने में आया। और उसका ड्यू टू दी वेदर चेंज भी इसकी मेन रीज़न तो यही है, बारिशों का ज़्यादा होना, टेम्परेचर्स का ना बढ़ना, और जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो मैसर है मच्छर की अफजाइश के लिए। अगर हम पिछले साल की बात करें तो अगस्त के एंड तक जो है वो टोटल हमारे जो पॉजिटिव केसेस फैसलाबाद के थे वो सिर्फ 25 थे, जैसे मैंने जिक्र किया, और अभी हम 100 को क्रॉस कर गए हैं। 104 केसेस आज की डेट तक हमारे कंफर्म रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी तरह जो लार्वा डिटेक्शन है, जो डेंगू का लार्वा है, वो आज इस साल हमें 24,000 जगहों से मिल चुका है, जबकि पिछले साल जो है वो सिर्फ 2400 यानी 2400 जगहों से मिला था, यानी 10 गुना ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ देखने में आया है। यानी इसकी अफजाइश बड़ी है, इसमें इसीलिए केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं, और ये ट्रेंड जो है वो इस तरफ जा रहा है कि केसेस ज़्यादा सामने है पिछले सालों की निस्बत से। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे हमने देखा कि कोविड का जब ज़माना आया और कोविड में जो बंदा उससे इफेक्टेड होता था, तो उसमें होता था कि 20-22 दिन के लिए उसकी जो टेस्ट बर्ड्स हैं, उसकी टेस्ट सेंस है, वो चली जाती थी। तो क्या डेंगू में ऐसी कोई मतलब अलामात हैं या कोई ऐसी चीज़ है कि आपकी 5 सेंसेस में से कोई भी इफ़ेक्ट होती है? नहीं, इसके अंदर कोई यानी टेस्ट वगैरह का तो कोई इशू नहीं है। भाई इसमें जैसे बुखार होता है, जिस्म दर्द है, आंखों के गिर्द दर्द है, और जोड़ों का बहुत ज़्यादा, इसको ब्रेक बॉर्न फीवर भी डेंगू का दूसरा नाम ब्रेक बॉर्न फीवर है। यानी वो इस तरह जैसे हड्डियां किसी ने तोड़ दी हों, बहुत ज़्यादा मतलब शदीद दर्द इसमें एसोसिएटेड है, और इसके साथ फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को डेवलप हो जाती हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई सीरियस पेशेंट हो जाए, उसके फिर ये है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की शरियानें हैं, उनसे खून रिसना शुरू हो जाता है, जिसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर का नाम देते हैं। और उससे अगर उस स्टेज पे भी कंट्रोल ना किया जाए, मरीज़ को फ्लूइड्स ना दिए जाएं, उसको प्लाज्मा फ्रेश ब्लड ना लगाया जाए, फिर वो हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम के अंदर चला जाता है, यानी वो एक उसका दिमाग माऊफ हो जाता है, और वो खुदा न खास्ता इससे उसकी डेथ भी हो सकती है। और अभी तक जो है पंजाब की अगर हम बात करें तो ये 1320 केसेस तो सामने आए हैं, और इनमें कोई जो 4 से 5 केसेस ऐसे हैं जिनकी डेंगू से डेथ भी हुई है। लेकिन अभी फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मरीज़ हमारा नहीं है कि जिसकी डेंगू से जो मौत वाक़या हुई है। बात वही है कि अवेयरनेस की सारी बात है कि अगर जितना ज़्यादा लोग इस चीज़ से अवेयर रहेंगे, जितना ज़्यादा जो है वो एहतियात करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस जो है बीमारी से बच सकते हैं। अगर थोड़ी सी बात करें इसमें, जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा जिस्म टूटने लगता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, स्पेशली जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी कौन सी डाइट है जिसको फॉलो कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको खाने से आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को रिलीफ दे सकते हो? जी, इसमें सबसे ज़्यादा तो यही है कि बेड रेस्ट करना चाहिए, फ्लूइड इनटेक जो है वो बढ़ा देना चाहिए, जैसे पानी है, लिक्विड हैं, जूसेस हैं, वो ज़्यादा तादाद में, ये बड़ा फ़ायदेमंद है। पपीते का जूस है, फ्रेश लेमन जूस है, सिट्रस फ्रूट के जो जूसेस हैं, इसी तरह ड्राई फ्रूट्स जो हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और इसके साथ साथ जो है जैसे बुखार की अद्वियात हैं, पैरासिटामोल जो है ये फर्स्ट लाइन ड्रग पैरासिटामोल है। बुखार है तो सिंपल पैनाडोल, पैरासिटामोल की टैबलेट लें और बेड रेस्ट करें। गैर ज़रूरी अद्वियात से बचना है, अताई डॉक्टर्स के पास नहीं जाना, और इसमें मुस्तनद डॉक्टर से इलाज कराएं, अच्छी लैब से अपने टेस्ट कराएं। गवर्नमेंट के हर अस्पताल में बेहतरीन सहूलियात डेंगू के मरीज़ों के लिए मैसर हैं। अपने नियर बाय तहसील हेडक्वार्टर में, जनरल हॉस्पिटल में, टीचिंग हॉस्पिटल में ज़रूर जाके वहाँ डॉक्टर से चेकअप कराएं, और जो डॉक्टर तजवीज़ करें उनकी हदायत पे अमल करें। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है ना कि अगर हमें बुखार हो गया या कुछ भी है, तो हम क्या करते हैं कि गली मोहल्ले के जो क्लिनिक्स बने होते हैं, लोग वहाँ पे चले जाते हैं। तो कभी आपके साथ कुछ ऐसे मतलब केसेस सामने आए हैं कि लोग गए हैं और पहले अपने से खुद ही से जो है वो मेडिकेशन की है, दवाइयाँ ली हैं, और जब बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गया ना, बेड़ा गर्क खुद का कर लिया है, फिर आते हैं, तो उस सूरत में आप किस तरह से टैकल करते हैं? जी बिल्कुल, ये आपने सही बात की है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक इतनी आगाही लोगों में है ही नहीं, शऊर इतना नहीं डेवलप हो सका कि उनको मुस्तनद डॉक्टर की और जो अताई डॉक्टर्स हैं उनकी पहचान ही नहीं है। अब गली मोहल्लों के अंदर, इवन शहर के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो डॉक्टर बन के वो एक मसीहा का रूप धार के जो है वो लोगों के साथ लूट खसूट का अमल जारी रखे हुए हैं। अब लोगों को खैर ये है कि इसमें अपने तौर पर इस चीज़ की वो करनी चाहिए कि जब
हर हमारी कोई 40 से ज़ायद शहर के अंदर हमारी सिटी डिस्पेंसरीज कायम हैं, जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हमारे मौजूद हैं। और उनमें से 60 डिस्पेंसरीज हमने अपग्रेड करके सेक्रेटरी साहब ने उनको दिन रात यानी उनको फंक्शनल किया। इसके साथ साथ शहर के अंदर हमारे बेशुमार सरकारी अस्पताल हैं, जिसके अंदर बड़े टीचिंग अस्पताल भी हैं, जनरल हॉस्पिटल्स भी हैं। तो लोगों को इसी तरह पूरे ज़िले भर के अंदर हमारे कोई 309 इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की डोमेन में काम कर रहे हैं, और वहाँ पे मुस्तनद अमला है, क्वालिफाइड अमला है और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो अच्छी म्यारी मल्टीनेशनल मेडिसिन अवेलेबल हैं। तो लोगों को ज़रूरत ही नहीं है कि वो अताइयों के पास जाएं, जब इतनी कसीर और बड़ी तादाद के अंदर डॉक्टर्स और HR भी मौजूद है, हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, मेडिसिन मौजूद है। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि वो अपनी करीब तरीन जो हेल्थ फैसिलिटी है, जो सरकारी डिस्पेंसरी है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे जाके अपना इलाज करवाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जैसे कि आपने पहले बात की थी कि आपकी टीम जो है वो इंडोर और आउटडोर दोनों जो है वो फैसिलिटेट कर रही हैं, तो अगर इनके एक्शन करने में और ये कैसे पूरा प्रोसीजर, अगर आउटडोर वो किसी को जाके रेस्क्यू कर रहे हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार रहता है, और किस तरह से लोग जो है वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कहीं उनको किसी मदद की ज़रूरत है, तो उस हवाले से बताइएगा थोड़ा सा। इसमें एक तो ये है कि जो एक डेंगू का जो कंप्लेंट डैशबोर्ड बोर्ड बना हुआ है, अच्छा, और कोई भी शहरी जो है ना उस पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है। अगर कहीं पे कोई सीवरेज का इशू है, कहीं पे पाइपलाइन कोई लीक कर गई है वाटर सप्लाई की, कोई हेल्थ के हवाले से कोई हैजर्ड्स हैं जो कि वो फेस कर रही हैं, तो वो उस पर पोर्टल पे कंप्लेंट दर्ज करें, और वो विदिन 24 आवर्स टाइम लिमिट है। तो जिस इदारे के उससे भी रिलेटेड होगी, अगर महकमा सेहत की है, ADLG की है, MC की है, उन्होंने उस पर काम करना है और विदिन 24 आवर्स उसको रिजॉल्व करना है, और उससे फिर फीडबैक उस शख्स ने देना है जो उसने कंप्लेंट की है कि क्या मेरी वाकई कंप्लेंट रिजॉल्व, फिर वो क्लोज होगी। तो ये एक बड़ा मजबूत निज़ाम जो है वो गवर्नमेंट ने तो इसमें। पोर्टल पे क्या आपको कोई अपनी इनिशियल या पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है, या जस्ट आप जो आपकी कंप्लेन है उसके हवाले से बता देते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी है? थोड़ा उस हवाले से आगाह कीजिएगा ताकि देखने वालों को पता चले कि अगर वो कहीं उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और वो आपसे कंप्लेन करना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है। जी, एक तो उसमें जो कि हमारा जो अगर फैसलाबाद की हम बात करें तो हमारा डेंगू सेल जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के ऑफिस में वो भी हमारा कायम है। उसके नंबर पे भी कोई भी शहरी जो है वो अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकता है, उसका भी अजाला किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पर भी वो सिर्फ उसने एक तो मसला अपना बताना है और साथ अपना नाम और एड्रेस जो है वो किस जगह से उसने कंप्लेंट किया, कहाँ का वो रहने वाला है, ताकि उसको ट्रेस किया जा सके। उसका रब्ता नंबर उस पर दर्ज होना चाहिए, ताकि जिस भी महकमे से रिलेटेड वो कंप्लेंट है जब उन्होंने रिजॉल्व करनी है वो उस शहरी से खुद रब्ता करते हैं, उससे पूछते हैं कि वो फिर वहाँ पे उनके नुमाइंदे जाके उसको रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारी कंपेन्स ऑलरेडी आपका डिपार्टमेंट कर रहा है और बहुत ज़्यादा, जैसे आप बता रहे हो कि डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छी फैसिलिटेट लोगों को किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को नहीं पता है कि इस प्रॉब्लम के लिए उन्होंने किस तरह आप तक पहुंचना है या कौन से हेल्थ सेंटर्स जो है वो बना दिए गए हैं। तो अगर कंपेन्स और अवेयरनेस को अगर कॉमन और किया जाए तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी भी ऐसी कौन सी जो है वो एरिया है जिस पे हम लैग कर रहे हैं और हमें मज़ीद उस पर काम करने की ज़रूरत है? असल में सबसे ज़्यादा अहम तो यही है काम जो इसमें करना है। डेंगू की बात करें, कोई भी बीमारी है, अगर उस पर देखें महकमा, कोई भी महकमा है वो अकेला लोगों की मदद के बगैर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब तक आप लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बच्चों को, बड़ों को, घर वालों को, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी जो है वो जब इस चीज़ को उसका एहसास नहीं होगा कि ये मेरा काम है, ये मैंने करना है और मुझे इसमें अपना रोल प्ले करना है। हर बंदा जब अपना किरदार जो है वो अदा करेगा, सरकारी महकमा अपना काम करेगा, घर में जो लोग खवातीन जो हमारी बहनें रह रही हैं उनको खुद से एहसास होगा। इसी तरह जो बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, जो मजदूर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। मैं इस बात से बहुत एग्री करती हूँ कि लोगों को चाहिए कि वो जो है ना वो बेसिक अवेयरनेस उसमें होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमारे जितनी भी ऑडियंस है उसको बहुत अच्छे से गाइड किया और आई एम श्योर कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें रही होंगी कि किस तरह से आप एहतियाती तदाबीर पर अमल करके खुद को और अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों को, चाहे वो आपके गली मोहल्ले में आपके हमसाए हैं, रिश्तेदार हैं,
उनकी सेहत को जो है ना वो रिस्क में डाले बगैर अपनी लाइफ्स को जो है वो सेव कर सकते हैं। और इसी पॉइंट पे कि अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा आपसे फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।